ये देखिए दोस्तों, असेसमेंट प्रोसीजर का चैप्टर आपका आ रहा है एंड इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि सीए में नहीं है, सीए फाइनल में है, बट आपके जो है इंटरमीडिएट लेवल में गिवन है। अब ये असेसमेंट क्या होती है इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा। आपको ध्यान से समझाते हैं व्हाट इज़ असेसमेंट। हर साल प्रीवियस ईयर में आप देखते हैं प्रीवियस ईयर का कितना टैक्स बना, जैसे कि 1920 ईयर। तो 1920 ईयर में जो आपका टैक्स बना या 2021 ईयर में जो आपका टैक्स बना, उसके हिसाब से आप जो है टैक्स पे करते हैं। कुछ आपका टीडीएस कट जाता है, कुछ आप एडवांस टैक्स पे करते हैं, कुछ आप जो है पूरा होने के बाद आप सेल्फ असेसमेंट टैक्स के रूप में पे करते हैं। तो आप जो ये सब पे कर देते हैं, सुन रहे हो ना मुझे? हाँ, थोड़ा धीरे बोल रहा हूँ, मतलब तेज़ नहीं बोल सकता किसी कारण से, आराम आराम से बोल रहा हूँ, कंसंट्रेशन बना के चलना। आप टैक्स पे करते हैं, आप उसके बाद अपनी रिटर्न भरते हैं आईटीआर, और आईटीआर आप असेसमेंट ईयर में भर देते हैं, जिसकी ड्यू डेट होती है 31 जुलाई 30 सितंबर। अभी फ़िलहाल एक्सटेंड हो गई है, वैसे नॉर्मली यही होती है। कोविड लॉकडाउन के चलते एक्सटेंड हो गई है, वैसे यही होती है। अब ये तो आपने अपना काम किया ना, ये सही है या नहीं है इसका कौन पता लगाएगा? इसीलिए सबकी तो नहीं, 1% लोगों की असेसमेंट होती है। असेसमेंट का मतलब चेकिंग होती है, जिसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लोग चेक करते हैं कि आपने जो बोला, आपने जो बताया, उसके डॉक्यूमेंट हैं आपके पास, और उसके हिसाब से ही जो है आपकी इनकम टैक्स आपका बनता था और आपने सही दिया है। अगर आपने कम दिया है तो वो डिमांड निकालेंगे, उसमें आपसे और टैक्स लेंगे, आपसे जो है इंटरेस्ट पेनल्टी भी ले सकते हैं। और अगर आप सेटिस्फाइड हैं तो ठीक है, आप दे देंगे, और अगर नहीं है तो आप आगे कंप्लेन करेंगे, इनकम टैक्स एपेलेट ट्राइब्यूनल में जाएंगे, उसके बाद हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं अगर लॉ के इंटरप्रिटेशन की दिक्कत है। आप लॉ का कुछ इंटरप्रिटेशन निकाल रहे हैं, डिपार्टमेंट वाले कुछ और निकाल रहे हैं। अब ये जो असेसमेंट होती है, चेकिंग होती है, ये कई प्रकार की होती है, और वो क्या क्या प्रकार हैं वो यहाँ दे रखे हैं। सेल्फ असेसमेंट, जो आप खुद ही करके भेजते हैं। इंटीमेशन और असेसमेंट बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, अगर डिपार्टमेंट आपकी असेसमेंट करना चाहता है। इंक्वायरी बिफोर असेसमेंट, इंक्वायरी भी करी जा सकती है। असेसमेंट जो है असेसिंग ऑफिसर भी करता है, कंप्यूटराइज्ड भी होती है, और असेसिंग ऑफिसर जो एक्चुअली में इंसान है वो भी करता है। आजकल हमारे फाइनेंस मिनिस्टर बोल रहे हैं कि हम फेसलेस असेसमेंट करेंगे, भले ही पीछे असली इंसान होगा बट वो आपसे रूबरू नहीं होएगा, टेक्नोलॉजी के थ्रू वर्चुअली करेगा। स्क्रूटनी असेसमेंट होती है, जिसको इन डेप्थ चेकिंग बोलते हैं, जो 1% लोगों की होती है। उसके बाद एक ये नई स्कीम आई है स्क्रूटनी की, जरा हम जानेंगे इसमें क्या होता है। आप अगर कॉपरेट नहीं करते, आप रिस्पॉन्ड नहीं करते हो, असेसमेंट में कॉपरेट नहीं करते हो, तो असेसिंग ऑफिसर अपने हिसाब से जो है आपकी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर देता है। जो उसके पास डेटा होता है, नंबर्स होते हैं, पिछली आपकी रिटर्न का डेटा होता है, जो भी वो देखता है सारी चीज़ें आपकी, तो उसके हिसाब से बोलता है भैया इतना पैसा आपको टैक्स का देना है। या तो आप कॉपरेट करें, प्रूव करें, डॉक्यूमेंट सेंड करें, नहीं कर रहे तो अपने हिसाब से कर देगा। अब यहाँ पर जो है कुछ केसेस में जॉइंट कमिश्नर के पास पावर दी गई है, अगर मिस्टेक होती है तो उसका रेक्टिफिकेशन कैसे करना है, और एंड में जो है डिमांड आ जाती है कि भैया ये देखो इतना टैक्स आपको देना चाहिए एक्स्ट्रा, तो वो आप दे दीजिए। ये आपका जो है असेसमेंट प्रोसीजर है। तो स्टार्ट करते हैं सेल्फ असेसमेंट से, जो असेसमेंट आप खुद ही अपनी करते हैं। सेल्फ असेसमेंट का मतलब असेसी जो है इटसेल्फ इज रिस्पॉन्सिबल टू डिटरमाइन इज टैक्सेबल इनकम, टैक्स लाइबिलिटी एंड टू पे टैक्स अकॉर्डिंगली। ये सेक्शन 140A है। तो यानी कि आपको पहले अपना टैक्स कैलकुलेट करना है। अगर कोई इसमें इंटरेस्ट वगैरह देना है, जो एडवांस टैक्स डीले करते हो उसका इंटरेस्ट बनता है, तो उसे आप ऐड करेंगे। कोई शॉर्टफॉल है उसका इंटरेस्ट वगैरह निकालेंगे, जो टैक्स पे कर दिया उसे माइनस करेंगे, और बैलेंस टैक्स आप खुद पे कर देंगे। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर आ रहा है मिस्टर गंभीर मित्र पेड 42,000 टुगेदर विथ रिटर्न, शो द ट्रीटमेंट अंडर सेक्शन 140A फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ये कहते हैं इसकी टैक्स लाइबिलिटी तो 82,000 की है, पर इसको जो है कुछ इंटरेस्ट देना है सेक्शन 234ABC में, कुछ इसको फीस देनी है, कुछ एडवांस टैक्स और टीडीएस दिया हुआ है। तो ये तो बहुत आसान है। आप ये करेंगे कि भाई देखो मेरी इतनी टैक्स लाइबिलिटी बनती है,
इतना मुझे और फीस और इंटरेस्ट देना है, तो टोटल मुझे इतना देना है, एडवांस टैक्स TDS इतना दे चुका, तो बैलेंस अमाउंट जो है वो मैं पे कर दूंगा। समझ रहे हैं आप? सिंपल सा हिसाब हो गया, इसको बोलते हैं सेल्फ असेसमेंट टैक्स। हाँ, ये ज़रूर है कि आप जब अमाउंट पे करेंगे तो पहले जो है वो फीस के लिए एडजस्ट होगा, फिर इंटरेस्ट के लिए एडजस्ट होगा, और बैलेंस अमाउंट जो है टैक्स के लिए एडजस्ट होगा। अगर आपने पूरी पेमेंट नहीं करी तो माना जाएगा कि जो आपने पेमेंट करी है वो आपने फीस के लिए करी है, इंटरेस्ट के लिए करी है, और एंड में जो बचा है वो आपने टैक्स लाइबिलिटी के लिए पेमेंट करी है। ये होती है सेल्फ असेसमेंट जो आप अपने हिसाब से करते हैं, और असेसमेंट ईयर में आप करते हैं, रिटर्न भरते हैं। उसके बाद जो है डिपार्टमेंट करता है आपकी असेसमेंट, और इसमें कई प्रकार होते हैं, कई ऑप्शंस होते हैं, कई तरीके होते हैं। पहला तरीका है इंटीमेशन अंडर सेक्शन 143 सब सेक्शन 1, जो कंप्यूटराइज असेसमेंट होती है, सबकी होती है, सबको जो है एक इंटीमेशन चली जाती है। अब उसके बाद क्या होता है, कुछ केसेस जो होते हैं 1% 2%, उनकी होती है स्क्रूटनी असेसमेंट। अगर आप कॉपरेट नहीं करते हैं तो होती है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। और अगर कोई ऐसा सबूत मिला है कि आपने इनकम छुपाने की कोशिश करी है, ब्लैक मनी वाला केस होता है, तो उसमें होती है इनकम एस्केपिंग असेसमेंट। अब जो भी असेसमेंट होगी वो बिना बताए तो नहीं हो सकती है, तो इसके लिए जो है उससे पहले इंक्वायरी करी जाती है, यानी कि असेसी को जो है इशू किया जाता है एक नोटिस सेक्शन 142 सबसेक्शन 1 में, और उसे बोला जाता है अगर रिटर्न नहीं भरी है तो रिटर्न भरो, अकाउंट्स डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करो। डिटेल में जानेंगे, यहाँ पे सिर्फ हेडलाइंस को नहीं पढ़ेंगे, आगे डिटेल में भी बातें करेंगे। तो पहला आ रहा है इशू ऑफ नोटिस टू असेसी। असेसमेंट करने से पहले नोटिस भेजना जरूरी है। और नोटिस में क्या क्या बोल सकता है? बोल सकता है कि भैया देखें, आप रिटर्न को भरें। अगर असेसी ने रिटर्न नहीं भरी है, टाइम पीरियड चले गए हैं, तो बोलेंगे आप रिटर्न को भरें, ठीक है ना। अगर असेसिंग ऑफिसर को मालूम है कि मुझे तो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ही करनी है, यानी अपने अनुमान के हिसाब से ही मुझे जो है टैक्स बताना है, क्योंकि असेसी कॉपरेट नहीं करने वाला, तो फिर उस केस में नोटिस भेजने की ज़रूरत नहीं है। नोटिस आप तभी भेजते हैं जब सामने वाला पार्टी कॉपरेट करे और आप उससे जो है उसे रिक्वेस्ट करें, वो भरेगा रिटर्न, आगे कॉपरेट करेगा, तो फिर आप उसको बताएं भैया इतना टैक्स और देना है। नोटिस दिया जा सकता है कि भैया अपने अकाउंट्स प्रोड्यूस करें, डॉक्यूमेंट्स भी सेंड करें, बट जो भी अकाउंट्स वगैरह आपसे मांगे जाएंगे वो 3 साल से पहले के अकाउंट्स नहीं मांगे जाएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है आप इतने पुराने अकाउंट्स अपने पास नहीं रख सकते। तो इसीलिए अगर आप टैक्स की चोरी करते हैं कुछ, या चोरी नहीं करते, मे बी रिटर्न नहीं भरते, कुछ भी है, और आपको कोई नोटिस नहीं आता 3 साल तक, इसका मतलब आप बच के निकल गए हैं। नोटिस टू फर्निश इंफॉर्मेशन सेक्शन 142 सबसेक्शन 1 क्लॉज 3। नोटिस टू फर्निश इंफॉर्मेशन, या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन की आवश्यकता है, चाहे अकाउंट्स हो या कोई और इन्फॉर्मेशन हो, तो वो भी मंगवाई जा सकती है। बट इसके लिए असेसिंग ऑफिसर को अपने डिपार्टमेंट में जॉइंट कमिश्नर से पहले परमिशन लेनी होगी, और उसके बाद जो है कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अकाउंट्स के अलावा भी मंगवाई जा सकती है, ठीक है ना सर। अब इसमें फ़र्क क्या है, ये जो नोटिस यहाँ पर पूछे गए हैं, देखिए जो नोटिस सेक्शन 142 सबसेक्शन 1 क्लॉज 1 का है, रिटर्न भरने का जो नोटिस है वो आप तभी भेज सकते हैं जब रिटर्न नहीं भरी गई है। हालांकि जब रिटर्न फर्निश कर दी गई है या नहीं भी फर्निश करी गई है, उसके बावजूद भी आप अकाउंट्स मंगवा सकते हैं और आप अदर इन्फॉर्मेशन मंगवा सकते हैं जॉइंट कमिश्नर की परमिशन लेकर। तो ये जो है हमने आगाज़ कर दिया कि अगर असेसमेंट करनी है तो सबसे पहले नोटिस जाएगा, नोटिस में इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी, और अगर बेस्ट जजमेंट करनी है, असेसमेंट अपने हिसाब से करनी है, तो फिर उससे कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं है। मेकिंग इंक्वायरी, असेसिंग ऑफिसर को कुछ इन्फॉर्मेशन मंगवानी पड़ सकती है, उसकी पावर दी गई है, आप कह सकते हैं। सेक्शन 142 सबसेक्शन 2 में बोला गया है कि जो असेसिंग ऑफिसर है, यानी जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का बंदा है, जो ऑफिसर है, इनकम टैक्स ऑफिसर भी असेसिंग ऑफिसर होता है, और उसके ऊपर के लेवल के जो उसके सीनियर्स होते हैं वो भी असेसिंग ऑफिसर कहलाते हैं। तो असेसिंग ऑफिसर कलेक्ट करता है इन्फॉर्मेशन फ्रॉम असेसी। हाउएवर सेक्शन 142 सबसेक्शन 2 बोलता है असेसिंग ऑफिसर हैज़ द पावर टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एनी सोर्स।
एनी सोर्स, किसी भी सोर्स से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है। गिविंग डायरेक्शन टू गेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिटेड। जी हाँ, एक और सेक्शन आ रहा है, सेक्शन 142 सब सेक्शन 2A2D, जिसमें असेसिंग ऑफिसर असेसी को कह सकता है कि अपने अकाउंट्स का ऑडिट करवाओ, अगर उसने नहीं करवाया तो। हालांकि ये ऑर्डर देने से पहले असेसी को बोलेगा, यार तुम ये बताओ कि मैं ऐसा ऑर्डर क्यों ना दूं, तुम्हारी कुछ जस्टिफिकेशन तो बोलो, और सुनने के बाद ही अपना जो है ऑर्डर पास करेगा। ठीक है ना सर। कई बार होता है कि आपके अकाउंट्स बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, वॉल्यूम ज़्यादा है, और इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू, अब ये रेवेन्यू वो नहीं है जो एसएससी का टर्नओवर है, ये रेवेन्यू वो है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्स कलेक्ट करता है। आईटीडी नहीं, आईटीओ कर दो, इनकम टैक्स ऑफिस कर लो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मत करो। तो उसका जो रेवेन्यू है, टैक्स का रेवेन्यू है, उसके इंटरेस्ट में है। ऑडिट होगा, कई चीज़ें और सामने आएगी, तो ऑडिटेड अकाउंट से सारी चीज़ें चेक भी हो जाएगी, और उसके बाद हम जो है अपनी टिप्पणी दे पाएंगे। सच डायरेक्शन कैन बी इशूड इवन इफ द अकाउंट्स ऑफ द एसएससी हैव ऑलरेडी बीन ऑडिटेड। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, ऑडिट नहीं हुआ तब तो बोल ही सकते हैं, और अगर ऑडिटर एसएससी ने अपने ऑडिटर से करवा कर भी दिया है टैक्स ऑडिट, या किसी और लॉ में ऑडिट कराया जैसे कंपनी लॉ में, उसके बावजूद भी दोबारा से ऑडिट करवाया जा सकता है, असेसिंग ऑफिसर बोल सकता है। हालांकि ये ऑडिट का ऑर्डर देने से पहले उसे प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर या चीफ कमिश्नर की या कमिश्नर की परमिशन लेनी पड़ेगी, और प्रिंसिपल कमिश्नर चीफ कमिश्नर या कमिश्नर ऑडिटर को नॉमिनेट करेंगे। अब ये मुझे याद है कि कई सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, थोड़े बहुत कांटेक्ट लगे, जैसे कि अगर मैं प्रैक्टिस में आता हूँ तो अगर मैं असिस्टेंट कमिश्नर जो मैं जानता हूँ, जिन्हें जो आईआरएस हैं, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, या आईएएस हैं, आईएएस बोलते हो ना, तो वैसे ही आईआरएस हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है, उनसे थोड़ा बहुत मैंने बातचीत कर ली, अच्छे रिलेशन बना लिए, तो क्या होगा, मेरी प्रैक्टिस है तो क्या होगा, जो भी केसेस आएंगे वो मुझे दे देंगे, ले भाई इनकम की इनकम आ रही है और केस का केस ले ले, सीए को ही देंगे काम। हाँ जी, टैक्स ऑडिट सीए ही करता है। सच ऑर्डर कैन बी इशूड एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग्स बिफोर द असेसिंग ऑफिसर। However, no such order shall be issued after the completion of the assessment reassessment। अगर आपकी ऑलरेडी असेसमेंट हो चुकी है, जिस ईयर का हम बोल रहे हैं कि अकाउंट्स को ऑडिट कराएं, उस ईयर की असेसमेंट ही हो चुकी है, तो फिर दोबारा से ऑडिट नहीं बोलेंगे। बात समझ रहे हैं आप। अब ये टाइम लिमिट क्या है इस ऑडिट रिपोर्ट की, इस ऑडिट करवाने का टाइम क्या है, ये आप जो है 180 डेज में करेंगे। जो भी असेसिंग ऑफिसर ने पीरियड बताया है, उस पीरियड में जो है ऑडिट रिपोर्ट जो है फर्निश करनी पड़ेगी बाय द एसएससी। मतलब ऑडिटर एसएससी को देगा, एसएससी डिपार्टमेंट को देगा, और जो कमिश्नर है वो नॉमिनेट करेगा बेसिकली ऑडिटर, जिसको आप अपॉइंट कर सकते हैं। वन 180 डेज से पीरियड एक्सीड नहीं होगा, और उसके बाद फॉर्म 6B में ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करी जाएगी, जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ही करेगा, तो आप चेक कर सकते हैं, सीए का काम है ये। ऑडिट फीस, जो ऑडिट फीस है वो प्रिंसिपल कमिश्नर बताएंगे, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर कह लो, अलग अलग पोस्ट है, प्रिंसिपल कमिश्नर कह लो, चीफ कमिश्नर कह लो, और जो है सेंट्रल गवर्नमेंट उसे पे करेगी। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, वरना कई बार होता है एसएससी को बोलते हैं भाई तुझे ही पे करना पड़ेगा, तो वो नहीं है, गवर्नमेंट से फीस मिलेगी, तो ये भी एक अच्छा काम है। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फेलियर टू गेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिटेड, अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट नहीं कराई गई और एसएससी नहीं करवा पाया, तो फिर क्या होगा सर, फिर तो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट होगी, अपने अंदाजों के हिसाब से, अपने अंदाजे के हिसाब से जो है उसको बोलेंगे, अपने अंदाजे के हिसाब से बोलेंगे इतना टैक्स दे दे भाई, और पेनल्टी प्रोसिक्यूशन तो आएगा ही, जेल भी जाना पड़ सकता है, पेनल्टी भी लग सकती है। तो यही है सर, यही दिक्कतें हैं। हालांकि अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट ने मना कर दिया ऑडिट करने से किसी कारणवश, तो एसएससी को लायबल नहीं ठहराया जाएगा। बात समझ गए आप। अब जो भी मटेरियल फैक्ट वगैरह एसएससी के खिलाफ गैदर करे गए हैं, ऑडिट वगैरह करवाया गया है, उसमें जो भी सवाल होंगे उसकी एक अपॉर्चुनिटी हम एसएससी को देंगे, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड,
कि बताइए भाई ये सब जो हम सुन रहे हैं क्या सही है क्या, और फिर वो जो है अपनी बातें रखेगा। कई बार ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है कि कुछ जगहों पर, कई बार ऐसा होता है कि कुछ जगहों पर वैल्यूएशन ऑफिसर, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर का ही एक और डिपार्टमेंट होता है वैल्यूएशन ऑफिसर, उसे भी बोला जा सकता है कि भाई इन चीज़ों की वैल्यू आप करें, जहाँ पर फेयर मार्केट वैल्यू निकालनी पड़ती है। तो जब इनकम टैक्स की कंप्यूटेशन कर रहे हैं तो बहुत जगह पर जो है सेल कंसिडरेशन, फेयर मार्केट वैल्यू, ये सब कॉन्सेप्ट आते हैं और हमने पहले डिस्कस भी करे हैं। तो उन जगहों पर वैल्यूएशन ऑफिसर का रेफरेंस दिया जा सकता है। इस पूरे पैराग्राफ में सिर्फ यही लिखा है, यही लिखा हुआ है कि किन किन चीज़ों की वैल्यू वैल्यूएशन ऑफिसर बता सकता है। और कब बताएगा? जब असेसिंग ऑफिसर उसे बोलेगा। सपना थोड़ी ना आएगा बता दो सपना थोड़ी ना आएगा कि बता दो। तो ये जो है कॉन्सेप्ट है। इंफॉर्मेशन मंगवाई जा सकती है और ऑडिट करवाया जा सकता है, उसके लिए ऑर्डर दिया जा सकता है, रिटर्न भरने को बोला जा सकता है। ये सब जो है असेसिंग ऑफिसर की पावर है। इसके बाद जो है आपका सेक्शन स्टार्ट होता है 143(1) ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न फाइल्ड। जो भी रिटर्न असेसी ने भरी है, या ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलर असेसमेंट, अगर उसकी पहले कभी असेसमेंट की गई है, स्क्रूटनी असेसमेंट जो डिटेल्ड असेसमेंट होती है, या बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। अब यहाँ पर आप देखें कि अगर आपकी स्क्रूटनी असेसमेंट करी गई है, डिटेल्ड असेसमेंट कभी पहले करी गई है, या बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कभी करी गई है, तो उसके बेसिस पर, या फिर आपने जो रिटर्न भरी है उसके बेसिस पर असेसिंग ऑफिसर जो है अपना ऑर्डर दे सकता है कि भैया ये फाइनली आपको इतना पैसा और देना है, ये रिफंड आपका बनता है। तो यहाँ तक की कहानी तो एक हमने डिस्कशन कर लिया पावर का, हमने पावर का डिस्कशन करा। अभी तक हमने जो भी पढ़ा उसमें हमने यही पढ़ा कि भैया असेसी को जो है रिटर्न भरने के लिए बोला जा सकता है, उससे इन्फॉर्मेशन मंगवाई जा सकती है, उसके बेस पर कोई ऑर्डर भी दिया जा सकता है। अब एक्चुअली में जो है हम असेसमेंट की बात करते हैं सेक्शन नंबर 143 सब सेक्शन 1 की, जो एक कंप्यूटराइज्ड असेसमेंट होती है और सब लोगों की होती है। अगर आपने जो है रिटर्न भरी है तो आपकी भी ये असेसमेंट करवाई जाएगी। 139 में आप भरोगे, या आपको नोटिस अभी ऊपर दिया गया रिटर्न भरो, और आप फिर भरते हो, तो ऑटोमेटिकली जो है सिस्टम उसको प्रोसेस करेगा कि भैया क्या इसमें कोई अर्थमेटिकल एरर तो नहीं है, कोई आपने इनकरेक्ट क्लेम तो नहीं लिया हुआ। जैसे मुझे याद है कि मैंने जो है 80 का क्लेम लेना था सेविंग के इंटरेस्ट का। अब गलती से ये जो डब्बा बना था, इस डब्बे में यहाँ डालने के बजाय 80U वाले में डल गया। और ये होता है, कई बार अलाउड हो जाता है, कई बार सिस्टम जो है उसको पकड़ लेता है गलती को और ठीक कर देता है ऑटोमेटिकली। कुछ क्लेम डिसअलाउ होने चाहिए थे, आपने गलत डाल दिए, पकड़ में आ जाएगा। तो जो जो चीज़ें आपकी ऑटोमेटिक हो सकती है लॉ में जो लिखा है, और जहाँ पर आपने उसे फिल करा है कि इससे ज़्यादा नहीं होगा और आपने ज़्यादा अमाउंट डाल दिया, तो वो सब ऑटोमेटिकली सिस्टम के थ्रू ही प्रोसेस हो जाती है। आपका जो टैक्स इंटरेस्ट फी कैलकुलेट होना है वो भी हो जाता है आपकी इनकम के बेस पर। TDS TCS जो आप भर रहे हैं, तो जो बैक एंड पर इंफॉर्मेशन सेव्ड है उससे मैच हो जाता है ऑटोमेटिकली। ऑटोमेटिक प्रोसेस होने के बाद एक इंटीमेशन आपके पास आती है कि क्या आपका रिफंड बनता है, या आपको और अमाउंट पेमेंट करने की ज़रूरत है। और ये सभी लोगों के साथ होता है ऑटोमेटिक। ठीक है ना सर? इंटीमेशन आपको दी जाती ही जाती है, और ये सभी को दी जाती है 1 साल के विदिन। जो भी फाइनेंशियल ईयर है जिसमें आप रिटर्न भर रहे हैं, उसके 1 ईयर में जो है आपको ये इंटीमेशन मिल जाती है, और सभी को मिलती है। जो भी इनकरेक्ट क्लेम होते हैं, सीधा सीधा देख कर ही पता लग रहा है भैया ये गलत एंट्री आपने डाल दी है, क्लेम बिल्कुल ही गलत है, कोई इनकंसिस्टेंट आइटम है। एक जगह पर कुछ लिखा है और सेम दूसरी जगह पर ही हमने कुछ और अमाउंट लिख दिया सेम चीज़ों का, ज़्यादा लिख दिया लिमिट से। हाउस प्रॉपर्टी में 2 लाख तक अलाउड है, आपने ज़्यादा लिख दिया। हाउस प्रॉपर्टी में जो है जितना इंटरेस्ट अलाउड है उससे ज़्यादा आपने डाल दिया, सेल्फ ऑक्यूपाइड केस में इंटरेस्ट ज़्यादा डाल दिया। तो जो जो इनकंसिस्टेंट इन्फॉर्मेशन है, कहीं पे इन्फॉर्मेशन देनी जरूरी है आपने नहीं दी, कुछ डिडक्शन स्टैट्यूटरी लिमिट से ज़्यादा लेने की कोशिश करी है,
तो इन जगहों पर जो है ऑटोमेटिकली सिस्टम प्रोसेस कर देता है और एक्नॉलेजमेंट जो है भेज देता है। जहाँ पर रिफंड ऑटोमेटिकली प्रोसेस किया जाता है और असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि इससे रेवेन्यू का घाटा हो सकता है, एडवर्सली इम्पैक्ट हो सकता है, और उसके पास रीज़न होते हैं, तो वो रीजंस को लिखेगा, प्रिंसिपल कमिश्नर को बताएगा और रिफंड को एक बार विथ होल्ड कर लेगा। अगर उसको लगता है भाई मुझे और इन्फॉर्मेशन की आवश्यकता है, मैं इसकी स्क्रूटनी असेसमेंट करना चाहता हूँ या फिर मैं इसको नोटिस भेजना चाहता हूँ, 143 सबसेक्शन 2 का नोटिस, 143(2) में नोटिस भेजना चाहता हूँ स्क्रूटनी के लिए, तो फिर उसका रिफंड भी रोका जा सकता है। ये आपको पता होना चाहिए। तो ऑटोमेटिक पूरा रिफंड बन रहा है, लगा कि भैया इससे तो बहुत सारे करोड़ों रुपए चले जाएंगे, तो उसको जो है रोका भी जा सकता है परमिशन लेकर, और उसकी फिर स्क्रूटनी असेसमेंट करी जाएगी। अब बात करते हैं स्क्रूटनी असेसमेंट सेक्शन 143 सब सेक्शन 3, जहां पर असेसिंग ऑफिसर को लगता है इट इज़ नेसेसरी टू इंश्योर दैट असेसी हैज़ नॉट अंडर स्टेटेड हिज इनकम को कम नहीं दिखाया है, डिक्लेयर्ड एक्सेसिव लॉसेज यानी ज़्यादा गलत खर्चे बुक करके लॉसेज दिखाए हैं, या टैक्सेस जो है अंडर पे करे हुए हैं, उस केस में जो है असेसिंग ऑफिसर जो है एक स्क्रूटनी असेसमेंट करवा सकता है एंड गैदर सच इन्फॉर्मेशन एविडेंस। अगर उसे कुछ हाथ लगते हैं कि हाँ भाई यहाँ पर जो है करवानी चाहिए, जो भी इंफॉर्मेशन उसने कलेक्ट करी है, उस केस में वो जो है असेसमेंट ऑर्डर पास करता है और उसे बोलते हैं कि रेगुलर असेसमेंट इसकी हो रही है, जो 1% केसेस में बताया करी जाती है। इसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक डिसीजन सपोर्ट सिस्टम का भी यूज़ करता है और वो तमाम इंफॉर्मेशन डेटाबेस से जो है स्क्रूटनी में चीज़ों को लेकर आता है। क्या कंडीशन है स्क्रूटनी असेसमेंट की, किसकी करवाई जाएगी? अगर रिटर्न भरी गई है, अ रिटर्न हैज़ बिन फर्निश्ड अंडर सेक्शन 139, या फिर नहीं भरी थी, नोटिस दिया गया फिर उसने भरी, तो जिसने रिटर्न भरी नहीं है उसकी आप स्क्रूटनी असेसमेंट नहीं कर सकते, उसकी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट होगी। उसमें क्या होता है, उसमें तुक्के से जो है इनकम निकाली जाएगी, बेस्ट नॉलेज से इनकम निकाली जाएगी, टैक्स निकाला जाएगा, क्योंकि सामने वाला बंदा कॉपरेट नहीं कर रहा, रिटर्न नहीं भर रहा है। जिसने रिटर्न भरी है उसकी स्क्रूटनी असेसमेंट हो सकती है, और असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि ये नेसेसरी है कि असेसी ने जो है अंडरस्टेट नहीं करी है अपनी इनकम, या एक्सेसिव लॉस नहीं क्लेम करे हैं, टैक्स बराबर नहीं दिया है, ऐसा लगता है तो सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 में उसे नोटिस भेजा जा सकता है। सर्व द नोटिस ऑन अ डेट स्पेसिफाइड इन द नोटिस, और उस नोटिस में लिखा होगा, एक डेट दी होगी जिस डेट तक असेसी को प्रोड्यूस करना होगा एविडेंस, अपनी रिटर्न को सपोर्ट करने के लिए उसे एविडेंस देने होंगे। शुरुआत हुई है ना, पहले नोटिस दिया गया, अब आप सामान भेजेंगे, डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे, प्रूफ भेजेंगे, फिर वो सामने वाला देखेगा और फिर जो है अपना ऑर्डर पास करेगा। नो नोटिस शैल बी सर्व्ड ऑन द असेसी आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल इन विच रिटर्न इज फर्निश्ड। तो रिटर्न अगर मैंने 1920 ईयर की 2021 में भरी है, उस फाइनेंशियल ईयर का एंड जब होगा 31 मार्च 21, उसके 6 महीने के विद इन नोटिस आना होगा तो आ जाएगा, और नहीं आए तो समझ लेना कि नहीं आएगा। फिर क्या होता है सर, फिर ऑर्डर पास किया जाता है, जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी गई है सुना जाएगा, असेसी को भैया समझाइए हमें क्या है ये, और सब समझकर सारा रिलेवेंट फैक्ट को देखकर जो भी असेसिंग ऑफिसर ने गैदर करा है, उसके बाद असेसिंग ऑफिसर जो है ऑर्डर पास करेगा राइटिंग में कि भैया ये आपका इनकम है, ये आपका हमारे हिसाब से इतना पैसा आपसे हमें लेना है, ये आपको रिफंड देना है। टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ स्क्रूटनी असेसमेंट जो है वो 12 महीने का दिया गया है। जो भी रिलेवेंट असेसमेंट ईयर कंप्लीट हो रहा है उसके 12 महीने के विद इन आपको असेसमेंट कंप्लीट करनी होगी। और ये किसके लिए है? ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बंदों के लिए है, असेसिंग ऑफिसर के लिए है। जैसे असेसिंग ऑफिसर एक था असिस्टेंट कमिश्नर जिससे मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा 31 मार्च तक काम बहुत आया हुआ है, तो भैया 31 मार्च तक काम इसलिए है क्योंकि जो पिछले 31 मार्च होगा वहाँ पर जिनकी आपने स्क्रूटनी असेसमेंट स्टार्ट करी होगी तो उसे 12 महीने में आप कंप्लीट कर रही हैं, तो 12 महीने का पीरियड चल रहा है तो प्रेशर ज़्यादा है। स्पेशल प्रोसीजर इन केस ऑफ रिसर्च एसोसिएशन सेक्शन 143 सबसेक्शन 3, अलग अलग प्रकार की
रिसर्च एसोसिएशन है जिसमें न्यूज़ एजेंसी, रिसर्च एसोसिएशंस, फंड, इंस्टीट्यूशन, ट्रस्ट, यूनिवर्सिटी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, ये सारे लोग समझ रहे हैं आप कौन है? हाँ जी, समझ रहे हैं हम। उनके लिए स्पेशल प्रोविजंस बने हुए हैं। मतलब उन सब की जो असेसमेंट है वो ऐसे नहीं होगी जैसे सबके लिए नॉर्मल प्रोसीजर बताया हुआ है, उनके लिए स्पेशल प्रोविजंस बने हुए हैं। इसे हमने प्रोवाइजो में लिख दिया, एक्सेप्शन डालकर लिख दिया। अब बात करते हैं असेसमेंट ऑर्डर की। एन ऑर्डर फॉर असेसमेंट ऑफ सच असेसी शैल बी मेड आफ्टर गिविंग इफेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 10। सेक्शन 10 जो है एक एग्जेम्पशन का सेक्शन होता है। एग्जेम्पशंस का मतलब कि इस इनकम पर टैक्स नहीं लगता, तो वो एग्जेम्प्ट इनकम को कंसीडर करने के बाद ही जो इनकम बचेगी उस पर टैक्स लगाएंगे, उसके बेस पर ऑर्डर पास करेंगे। हालांकि कुछ केसेस में सेक्शन 10 की एग्जेम्पशन के बिना भी जो है असेसमेंट करी जा सकती है, बेनिफिट उसको नहीं दिया जाएगा। कब? जब असेसिंग ऑफिसर ने सेंट्रल गवर्नमेंट को इंटीमेट करा है, प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी को इंटीमेट करा है अबाउट कॉन्ट्रावेंशन मेड बाय अबव असेसी ऑफ रिस्पेक्टिव प्रोविजन ऑफ सेक्शन 10। जिस बेसिस पर, जिस कंडीशन को मीट करने के बेस पर सेक्शन 10 की एग्जेम्पशन दी गई थी, वो कंडीशन मीट नहीं हुई है और असेसी ने क्लेम किया हुआ है, तो हम उसे ग्रांट नहीं करेंगे एग्जेम्पशन। तो आपको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी अगर असेसिंग ऑफिसर ऐसा कह रहा है तो, और अप्रूवल ग्रांटेड टू सच असेसी हैज़ बीन विड्रॉन, विड्रॉ कर ली जाती है, तो भैया उसे जो है हम क्या करेंगे, उस एग्जेम्पशन का बेनिफिट नहीं देंगे। और ज़्यादातर केसेस तो मैं बता दूं, ये जो ऊपर के स्पेशल प्रोविजंस लिखे हैं ना इन लोगों के लिए, इन्हीं को सेक्शन 10 की जो है एग्जेम्पशन दी गई है। इनकी इनकम पे टैक्स नहीं लगता कंडीशन सेटिस्फाई होने पे। इन्हीं के लिए नीचे लिखा हुआ है कि अगर इन्होंने नहीं करी कंडीशन सेटिस्फाई तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल से इनकी एग्जेम्पशन ली जा सकती है। तो बस ये बातें यहाँ पर लिखी गई है, इससे ज़्यादा आपको समझने की आवश्यकता नहीं है। न्यू स्कीम फॉर स्क्रूटनी जो आई है उसे ज़रा पढ़ते हैं, और मैं भी जानना चाहता हूँ भैया ये नई स्कीम क्या आ गई है, हमें भी थोड़ा ज्ञान प्रकाश अपना बढ़ाना है। सेक्शन 143(3) और 3C क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट में मेक अ स्कीम फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग असेसमेंट ऑफ टोटल इनकम और लॉस ऑफ द असेसी अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 so as to impart greater efficiency, transparency and accountability। अच्छा, ये मैंने अभी आपको बताया वही है ये। Eliminating the interface between assessing officer and assessee in course of proceedings to the extent technologically feasible, यानी वर्चुअली करने की कोशिश कर रहे हैं असेसमेंट को। Optimizing utilization of resources through economies of scale, introducing a team based assessment with dynamic jurisdiction। अभी क्या होता है, जुरिस्डिक्शन फिक्स्ड है, दिल्ली का दिल्ली में असेसिंग ऑफिसर है, अलग अलग जगह है। अभी क्या कर देंगे, फेसलेस, कोई कहीं से भी असेसमेंट कर सकता है ऑनलाइन। सेंट्रल गवर्नमेंट में फॉर द पर्पस ऑफ गिविंग इफेक्ट टू द स्कीम डायरेक्ट दैट एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट रिलेटिंग टू असेसमेंट ऑफ टोटल इनकम और लॉस shall not apply or shall apply with such exceptions, modifications or adaptations और such adaptations। बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि भैया उनका जो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है वो इफेक्टिवली काम करे, एफिशिएंटली काम करे, और वो तभी हो सकता है जब हम उसको ऑनलाइन लेकर जाएं। ऑनलाइन लेकर जाएं सर, ऑनलाइन कैसे लेकर जाएंगे? ऑनलाइन वैसे ही लेकर जाएंगे, आपको ईमेल के थ्रू काम होगा, वर्चुअल आपकी कॉन्फ्रेंस होगी, वर्चुअली जो है आप डेटा अपना सेंड करेंगे जो इन्फॉर्मेशन मांगी गई है, और फेसलेस काम होगा। उसको करने के लिए जो है सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स बना सकती है, वो यहाँ दे रखा है। Every notification issued shall, as soon as may be after the notification is issued, be laid before each house of the parliament। ये नोटिफिकेशंस जो भी आएगी पार्लियामेंट के सामने रखी जाएगी। तो ये नई स्कीम आई है जो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद होता है कि असेसी कॉपरेट ही नहीं कर रहा है, रिटर्न नहीं भर रहा है, फेल्स टू फाइल रिटर्न, फेल्स टू कंप्लाई विद द टर्म्स ऑफ नोटिस, नोटिस भेजा रिटर्न भरो नहीं भर रहा है, इन्फॉर्मेशन तो नहीं दे रहा है, फेल्स टू कंप्लाई विद द डायरेक्शन अंडर सेक्शन 142(2)A, अकाउंट्स ऑडिट कराउंड नहीं करवा रहा है, फेल्स टू कंप्लाई विद द टर्म्स ऑफ द नोटिस कि ऐसा करो, एविडेंस प्रेजेंट करो, डॉक्यूमेंट दो, स्क्रूटनी असेसमेंट करना चाहते हैं, नहीं दे रहा है। अब क्या करोगे आप? अगर वो मानेगा नहीं तो आप क्या छोड़ दोगे? नहीं, आप जो हैं असेसमेंट करेंगे इस सेक्शन में अपनी बेस्ट जजमेंट के हिसाब से। ठीक है ना सर, करनी ही पड़ेगी आपको। हालांकि उससे पहले आप एक अपॉर्चुनिटी देंगे असेसी को कि हम आपकी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर रहे हैं, शो कॉज नोटिस भेजा जाएगा, असेसी को बुलाया जाएगा, चलो बुलावा
आया है, असेसिंग ऑफिसर ने बुलाया है। अगर असेसी नोटिस का जवाब नहीं देता है तो फिर आपको दोबारा से नोटिस भेजने की, अपॉर्चुनिटी देने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सी बात है। 12 महीने में इसको भी कंप्लीट करेंगे, 12 महीने में इसको भी कंप्लीट करेंगे। और अगर असेसिंग ऑफिसर करेक्टनेस या कंप्लीशन ऑफ अकाउंट से सेटिस्फाइड नहीं है और कोई रेगुलर मेथड ऑफ अकाउंटिंग या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो नहीं करा गया है, तो भी असेसिंग ऑफिसर इस सेक्शन में असेसमेंट कर सकता है कि भैया डिटेल तो दे रहा है बट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो नहीं किया, प्रॉपर अकाउंट्स नहीं है तो सही पर प्रॉपर नहीं है, तो अल्टीमेटली बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ही करनी पड़ेगी। ये आपका रिकैप है। और उसके बाद जो है पावर ऑफ जॉइंट कमिश्नर है टू इशू डायरेक्शंस इन सर्टेन केसेस, सेक्शन 144A। जॉइंट कमिश्नर बोले तो सीनियर अफसर के पास कुछ पावर होती है, अधिकार होते हैं जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में बैठे होते हैं, और वो आप IAS IRS करके भी बन सकते हैं और जाकर खुद ही देख सकते हैं क्या दबदबा आपका बनेगा। बट फिलहाल तो हम सिर्फ ये देख सकते हैं अच्छा ये पावर है। ऑन हिज ओन मोशन, बिना किसी के सलाह मशवरा के, बिना किसी से कोई ईमेल आए, कोई रिक्वेस्ट आए, खुद से भी कर सकता है। ये असेसी अप्लाई करता है तो ये कॉल कर सकता है, एग्जामिन कर सकता है रिकॉर्ड ऑफ एनी प्रोसीडिंग्स इन विच एन असेसमेंट इज पेंडिंग। इस बात को समझिएगा, असेसमेंट शुरू हो गई है पर कंप्लीट नहीं हुई है और बीच में इसको रिक्वेस्ट करी जाती है, खुद से भी पावर दी गई है कि मैं देखता हूँ कि ये जो असेसिंग ऑफिसर चेकिंग कर रहा है, स्क्रूटनी कर रहा है, वो मेरा जूनियर ठीक कर रहा है, काम नहीं कर रहा है, गड़बड़ तो नहीं कर रहा, पैसे तो नहीं मांग रहा, कुछ तो दिक्कत तो नहीं है। अपने आप से भी कर सकता है, रिक्वेस्ट होने पर भी कर सकता है। एंड हैविंग रिगार्ड टू द नेचर ऑफ द केस और द अमाउंट इन्वॉल्व्ड, इशू कर सकता है डायरेक्शन एज ही थिंक्स फिट फॉर द गाइडेंस of the assessing officer to enable him to complete the assessment, and such direction shall be binding only on the assessing officer। यार सीधी सी बात है, ज्वाइंट कमिश्नर बोले तो कमिश्नर हो गया ना, ज्वाइंट कमिश्नर जो साथ में 2 कमिश्नर है वो ज्वाइंट कमिश्नर हो गए, एक पोजीशन ही तो है, तो कमिश्नर वाली पोजीशन समझ लीजिए आप। तो इतना कमिश्नर होगा तो भैया क्या कर सकता है, अपने जूनियर्स को अथॉरिटी दे सकता है, ऐसे काम करो, दिक्कत हो रही तो ऐसे काम करो, वो इसको पावर दी गई है। डायरेक्शंस विच आर प्री जुडिशियल टू असेसी, ऐसा कुछ डायरेक्शन दिया जिससे असेसी को बहुत नुकसान हो सकता है, तो उससे पहले असेसी को बुलाया जाएगा और उसको सुना जाएगा, उसको एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, भाई अपनी गाथा रखो। डायरेक्शन ऑफ इन्वेस्टिगेशन भी दिया जा सकता है, बट ये डायरेक्शन जो है असेसी के खिलाफ नहीं है। ये तो नॉर्मली आप असेसमेंट कर ही रही हैं, चेकिंग उसमें करते ही हैं, तो अगर आपने इन्वेस्टिगेशन के लिए बोल दिया, यानी थोड़ा डिटेल चेकिंग के लिए बोल दिया, तो वो आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब है रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक, गलती इंसानों से होती है सर। इनकम टैक्स अथॉरिटी एम्पावर्ड है कि एप्लीकेशन असेसी ने दी है, ये अपने आप से भी रेक्टिफाई कर सकती है कोई मिस्टेक किसी ऑर्डर के अंदर है। आपने स्क्रूटनी करी, असेसमेंट करी, रेगुलर असेसमेंट करी जिसे स्क्रूटनी असेसमेंट बोलते हैं, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करी आपने, ऑर्डर में दिक्कत आ रही है, गलती है, पता लग गया, ठीक कर दो, रेक्टिफाई कर दो, पावर दी गई है, इनकम टैक्स अथॉरिटी को पावर दी गई है। अमेंड कर दो, कोई इंटीमेशन को करना चाहते हो तो कोई भी आपने इंटीमेशन दी है सेक्शन 200A में या 143(1) है जो ऊपर पढ़ा हमने, बोले तो स्क्रूटनी असेसमेंट वाला। और 200A क्या है नहीं पता होगा, सेक्शन तो समझ में नहीं आएगा। 200A बोले तो प्रोसेसिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ टैक्स, TDS वाला, उसमें कोई दिक्कत है, ठीक है यार, दिक्कत मिल रही है, रेक्टिफिकेशन कर दो यार, ऑर्डर गलत है, सीधी सीधी एक लाइन की बात है, ऑर्डर गलत है, ऑर्डर को ठीक कर सकते हो। टाइम लिमिट जो है 4 साल की दी गई है, जिस ईयर में ऑर्डर आया उसके खत्म होने के 4 साल तक भी आप उसको ठीक करवा सकते हैं। हाउएवर इन रिस्पेक्ट ऑफ एप्लीकेशन मेड बाय एसएससी, और जिसने TDS डिडक्ट करा है, TCS कलेक्ट करा है, अथॉरिटी जो है 6 महीने में फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच एप्लीकेशन इज रिसीव्ड ऑर्डर पास कर सकती है, या तो उसे रिफ्यूज़ कर देगी या फिर उसे अमेंड कर देगी। हालांकि जहाँ पर भी कोई दिक्कत होती है या ऐसा ऑर्डर पास किया जाता है रेक्टिफिकेशन का, भैया पहले ऑर्डर आया कि आपको बोला 100 रुपये देने, ऑर्डर पास हो गया, आपने दे दिए, अब उसके बाद आ रहा है उस ऑर्डर को ठीक करेंगे, वो गलत है, आपको 200 रुपये देने हैं। अगर आपके लिए कोई प्रेजुडिशियल ऑर्डर पास होने वाला है, नुकसानदेह ऑर्डर पास होने वाला है, तो आपको एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, सुना जाएगा और उसके बाद ऑर्डर पास किया जाएगा। अगर
कोई ऐसी अमेंडमेंट है जिससे कि आपकी रिड्यूस हो रही है लाइबिलिटी, तो असेसिंग ऑफिसर जो है वो रिफंड प्लेस कर देगा। और जहाँ पर रिफंड को रिड्यूस किया जा रहा है या लाइबिलिटी को इंक्रीज किया जा रहा है, तो वहाँ पर जो है आपको डिमांड दी जाएगी। डिमांड बोले तो एक और डिमांड, और पैसा दो। और प्रेजुडिशियल है तो डेफिनेटली आपको सुनने का मौका मिलेगा, आपको बोलने का मौका मिलेगा, और उसके बाद ही जो है डिमांड दी जाएगी। रिफंड होगा तो प्रोसेस कर देंगे, डिमांड होगा तो दे देंगे, और टैक्स लेना होगा तो दे देंगे। लास्ट है डिमांड नोटिस। डिमांड मांगी जाती है तो उसका प्रोसीजर है, उसका नोटिस की फॉर्म में मांगी जाती है। सेक्शन 156 ऐसा बोलता है। कंप्लीशन हो जाएगी असेसमेंट तो आप कैसे मांगोगे? ला पैसे दे? नहीं भैया, नोटिस बनाकर मांगोगे। डिमांड नोटिस इज सर्व फॉर एडिशनल डिमांड रेज्ड इन दी असेसमेंट। जो टैक्स आपने दे दिया वो तो ठीक है, एक्स्ट्रा जो पैसा और देना है उसके लिए डिमांड दी जाती है, डिमांड नोटिस दिया जाता है। द असेसी शुड मेक द पेमेंट ऑफ अमाउंट डिमांडेड विद इन 30 डेज। नोटिस आने के 30 दिन में भेजना पड़ेगा। हालांकि जहां पर असेसिंग ऑफिसर को लगता है कोई रीजन ऐसा है उसके पास सॉलिड दैट इट विल बी डेट्रीमेंटल टू द रेवेन्यू इफ द फुल पीरियड ऑफ 30 डेज इज अलाउड, जल्दी चाहिए जल्दी, तो जॉइंट कमिश्नर की परमिशन से कम टाइम भी दे सकता है, कम टाइम में भी नोटिस भेजा जा सकता है। पेमेंट 30 दिन में नहीं करोगे तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा 1% पर मंथ के हिसाब से। असेसी इन डिफॉल्ट बन जाओगे, पेनल्टी भी लगेगी। जितना टैक्स है उतने की पेनल्टी भी लग सकती है। एंड वेयर एनी सम इज डिटरमाइंड इज पेबल बाय द असेसी और बाय द डिडक्टर और कलेक्टर, यानी टीडीएस जिसने काटा उसको देना है या टीसीएस जिसने कलेक्ट करा उसको पेमेंट करनी है। तो इंटीमेशन अंडर दो सेक्शन शेल बी डीम्ड टू बी द नोटिस ऑफ डिमांड फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन, यानी कि उन सेक्शनों में भी जो अगर आपसे डिमांड करी गई है तो माना जाएगा कि आपने जो डिमांड नोटिस का सेक्शन है 156 इसके हिसाब से ही डिमांड करी गई है, ऐसा माना जाएगा। खल्लास, चैप्टर हो गया है खल्लास, बोले तो चैप्टर कंप्लीट हो गया। इनकम कंप्यूटेशन डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सीएमए के स्टूडेंट्स अगर करना चाहते हैं पूरा इनकम टैक्स अपने स्टडी मटेरियल से और सारे कॉन्सेप्ट्स के नोट्स के साथ, एमसीक्यू टेस्ट के साथ, और इन एडिशन टू दिस आईसीआई के स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चंस के साथ, और रेगुलर इंटरेक्शन डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी के साथ, तो आपको ये मिल सकता है हमारी वेबसाइट पे लर्नजब के ऊपर। तो ज़रूर ज्वाइन करें। 2500 रुपीज़ का बैच आ रहा है, उसका लाभ उठाएं और 6 महीने की एक्सेस लें, लेटेस्ट वीडियोस देखें, पूरा अटेंड करें, डाउट्स अपने क्लियर करें, एग्ज़ाम्स को क्लियर कर कर एग्जामेशन लेकर आएँ। व्हाट्सएप नंबर है मेरा 8368479717 क्लासेस लेने के लिए। हालांकि इसकी नौबत नहीं आएगी क्योंकि हमारी वेबसाइट पर सब कुछ अवेलेबल है और वीडियोस आपके वेबसाइट पर भी चलेंगे, ऐप पर भी चलेंगे, iOS पे भी चलेंगे, टेलीविज़न पर भी चलेंगे अगर इंटरनेट यूज़ करते हो उस पर, तो यानी जहाँ देखना चाहोगे वहाँ चलेंगे। तो फिर ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो आएगा हमारी वेबसाइट पे पेड यूज़र्स के लिए। एंड यस, दैट विल बी योर लास्ट क्लास। Thank you very much for watching this. Stay tuned and bye-bye.